स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HFM क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर फर्स्ट वो है संबंध एवं फलन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि संबंध क्या होता है। अपन रियल लाइफ के अंदर संबंधों को देखते हैं, जो वास्तविकता के अंदर संबंध को बताने के लिए हमें हमेशा दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे माता पिता, भाई बहन, माता पुत्र का, हर प्रकार से संबंध को बताने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे चैप्टर के अंदर भी हमें संबंध को बताने के लिए कितने अवयव चाहिए होंगे? दो अवयव। जिस प्रकार से हमें संबंध को बताने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स के हम पढ़ेंगे उसके अंदर संबंध को बताने के लिए हमें किसके दो अवयव चाहिए होंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अब देखिएगा संबंध को हम परिभाषित कैसे करते हैं। हमने क्लास 11th के अंदर समुच्चों का कार्तीय गुणन पढ़ा था। समुच्चों का कार्तीय गुणन, जिसे हम ए क्रॉस बी से डिफाइन करते थे, समुच्चों के कार्तीय गुणन को। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिलेशन। जैसे ये कोई ए है 1 2 3 और ये कोई बी है 1 2 3। कोई संबंध ए से, सॉरी ये तो ए से ए में हो गया ना, अपन को चाहिए ए से बी के अंदर। तो अपन ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बी है अपने पास 5 6 7 और ये कोई, सॉरी ये अपने पास कोई सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी में अपने पास है 5 6 7 8। अब अपन को रिलेशन इस प्रकार से ए से बी में दिया हुआ है कि अब इसमें एक चीज अपन को देखनी है कि अधिकतम संबंध कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो 1 5 से कर रहा है, 2 6 से कर रहा है, 3 का संबंध 7 से है और 4 का संबंध 8 से है। ये तो एक नॉर्मल संबंध हो गया, ठीक है। लेकिन अपन को ये देखना है कि ए से बी में अधिकतम संबंध कितने बन सकते हैं। तो एक है वो 5 से भी संबंध रख सकता है, 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी। 2 है वो भी सभी से रख सकता है, 3 है वो भी सभी से रख सकता है और 4 है वो भी सभी से रख सकता है। तो अब मैंने आपको बताया था क्लास 11th में आपने कार्तीय गुणन पढ़ा था। तो कार्तीय गुणन के अंदर 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8, अब आएगा 2 और 1, 2 और 2 सॉरी 2 1 नहीं आएगा, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7 और 2 और 8। अब आएगा 3 और 5, 3 और 6, 3 और 7, 3 और 8। अब आएगा 4 और 5, 4 और 6, 4 और 7 और 4 और 8। ठीक है। जैसे अब मान लो ये मैंने यहाँ पे दर्शाया नहीं है क्योंकि ये फिर बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसी में दर्शा दिया कि प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रख रहा है। ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रख रहा है। मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन। ए से बी में लिख देता हूं मैं, ए से बी में सभी संभव संबंधों का समुच्चय, वो क्या है? ए क्रॉस बी। अब हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी है, उसके अंदर अपन कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसे कहते हैं ए आर बी, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी। समुच्चय ए के अवयवों से समुच्चय बी के अवयवों में संबंध, इसे हम बोलते हैं। अब इसके अंदर कई प्रकार के संबंध होते हैं, जिसे हम R1 R2, जैसे AR1 AR1B, AR2B, AR3B, इसे हम
कितने संबंध इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अपन को ये पता लगाना है कि हम ए से बी में कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 करके कितने संबंध डिफाइन करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आएगा 2 की पावर NA और NB। NA एलिमेंट्स इन A, समुच्चय A में अवयवों की संख्या, और NB समुच्चय B में अवयवों की संख्या है। अब मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर अपन देखते हैं 2 की पावर NA एलिमेंट्स इन A, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, और एलिमेंट और समुच्चय B के अंदर कितने एलिमेंट है 4, तो टोटल कितने हो गए 2 की पावर 16। अपन इस प्रकार से A और B के अंदर टोटल R1 R2 R3 करके कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं 2 की पावर 16। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि x और y कोई संबंध R है, R1 है, x और y इस प्रकार से है सच दैट कि y बराबर x प्लस 4 फॉर कॉल, यदि इफ कॉल यदि कहा जाए कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अब आपको पता है कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A से, और B की वैल्यू है, y की वैल्यू आएगी वो आएगी B से। अब अपन ने R1 ये डिफाइन किया है, तो अब देखेंगे R1 ये कौन सी विधि है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम बोलते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपन को सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म को अपन सूची विधि के अंदर कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे अब x और y इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 4। देखिए x का मान रखेंगे, मैंने क्या कहा x का मान कहां से आएगा a के अंदर से, x बिलोंग्स टू a, तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 5। ठीक है, और y x का मान 2 रखा तो y का मान 6, 3 रखा तो y का मान 7, 4 रखा तो y का मान 8। बस खत्म। अब ये हटा दो क्योंकि अब ये एग्जांपल तो खत्म हो गया ना। अपन ने इसी के अंदर से कोई रिलेशन R1 लिया है, अपन को वो डिफाइन करना है। 1 2 3 4 कोई रिलेशन R1 इस प्रकार से डिफाइन है A से B में, 5 6 7 8। A का संबंध किससे है 5 से, 2 का संबंध किससे है 6 से, 3 का संबंध 7 से, 4 का संबंध 8 से। अब मैंने जो पहले A क्रॉस B लिखा था वो क्या था, आपने नोट किया हो तो A क्रॉस B क्या था, 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 और 3 8, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। अब मैंने क्या कहा था, जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे कितने आए थे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 2 की पावर 16। ये जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे वो कहां से आएंगे A क्रॉस B से। अब हमने कोई रिलेशन R1 डिफाइन किया था वो कहां से आया A क्रॉस B से। देखो 1 5 2 6 3 7 4 8, ये तो सिर्फ मैंने एक रिलेशन का उदाहरण बताया आपको। ऐसे कितने बन सकते हैं 2 की पावर 16। ठीक है, अब आगे अपन समझते हैं, ये आपको समझ में आया। अब एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं कि संबंध और ए है कोई 1 2 3 और 4,
और बी है 5 6 7 8। कोरिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित है, कोरिलेशन आर इस प्रकार है कि अक्स और वाई सच दैट अक्स वाई बड़ा होना चाहिए अक्स से, यदि कहा जाए x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू b। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अक्स y बड़ा है अक्स से। अब देखो y बड़ा है अक्स से, y की संख्या कहाँ से आएगी? हमेशा b वाले समुच्चय से, और अक्स कहाँ से आएगा? हमेशा a से। तो रिलेशन क्या बनेगा इनके अंदर? वही 1 5 1 6 1 7, लिख रहा नहीं हूं मैं पूरा, 1 8, फिर वही 2 5 2 6 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 और 4 8, टोटल बन के वो ही आ जाएगा जो अपने पास पहले ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी था। अभी मैंने आपको एग्जांपल पहला दिया था, उसके अंदर ए क्रॉस बी के सभी समुच्चय सभी अवयव थे क्या? नहीं, उसके अंदर सभी अवयव नहीं थे, बल्कि सिर्फ 4 अवयव थे ए क्रॉस बी के। अब अपन ये कह सकते हैं कि जो आर है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। इसके अंदर देखो बराबर आ रहे हैं, उसके अंदर बराबर नहीं था, उसके अंदर क्या था? 1 5 2 6 3 7 और 4 8, सिर्फ और सिर्फ ये 4 अवयव थे उसके अंदर। तो उसके अंदर अवयव कम थे, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आर उप समुच्चय किसका है? ए क्रॉस बी का, क्योंकि आर के सभी अवयव किसमें है? ए क्रॉस बी में। लेकिन अब आर के अवयव ए क्रॉस बी के बराबर हैं, आर में भी वही अवयव है जो ए क्रॉस बी के अंदर है, तो आर सार्वत्रिक समुच्चय हो गया किसका? ए क्रॉस बी का। यदि आर बराबर आए ए क्रॉस बी के, तो आर क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय। और अगर ए क्रॉस बी से कम आएंगे तो ए क्रॉस बी में से ही आर के, जैसा मैंने अभी एग्जांपल फर्स्ट के अंदर आपको बताया था, ये सेकंड है। अब कम आएंगे तो क्या होगा? उप समुच्चय। उप समुच्चय की परिभाषा आपको पता होगी, जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे मैं आपको परिभाषा दे देता हूँ उप समुच्चय की, समझा देता हूँ आपको। माना ए के अंदर कोई 1 2 3 अवयव है और बी के अंदर है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ए के सारे अवयव बी में है, तो ए उप समुच्चय है बी का। ए के सारे अवयव है बी के अंदर, तो ए उप समुच्चय है बी का। इसी प्रकार से जो हमने पहले निकाला था आर, उसके सारे अवयव किसमें थे? ए क्रॉस बी में थे, तो आर उप समुच्चय हो गया ए क्रॉस बी का। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर सारे अवयव किसमें किसके हैं? ए क्रॉस बी के। आर के अंदर सारे अवयव ए क्रॉस बी के हैं, एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया किसका? ए क्रॉस बी का। अब ये यहाँ पे आ जाओ कंडीशन, यदि आर बराबर ए क्रॉस बी आए, तो इस सिचुएशन में आर क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि आर बराबर ए क्रॉस बी आए, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, दूसरा एक और एग्जांपल दूं मैं, ये उप समुच्चय की परिभाषा आप नोट कर लेना। एग्जांपल थर्ड, यदि मैं ऐसे कहूं इसी के अंदर से कि कोई रिलेशन आर, इसको R2 कर लो आप, ठीक है, और इसको R3 कर लो। कोई R3 रिलेशन A से B में इस प्रकार परिभाषित है कि R3 में अक्स और Y इस प्रकार से है कि अक्स बड़ा है Y से, अक्स बड़ा है Y से, यदि कहा जाए अक्स बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब देखिए उसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे वहां पे y बड़ा था अक्स से, यहाँ पे अक्स बड़ा है y से। अब यहाँ पे अक्स बड़ा है क्या? y से। यहाँ पे एक भी कंडीशन ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे अक्स बड़ा है किससे? y से। तो यहाँ पे R3 क्या आएगा? 5। यदि R3 5 आए
तो इस कंडीशन में R3 को हम बोलेंगे रिक्त संबंध। क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध। यदि R3 बराबर 5 आए तो। अब देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन बुक का, ये आप नोट कर लो। अब हम देखते हैं बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो है कि ए दे रखा है वो स्कूल के सभी बालकों का समूह है, सिर्फ बालकों का समूह है, और कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से बताया गया है कि ए बी इस प्रकार से है कि ए बी की बहन है। अब समझिएगा इसको, देखिएगा ए भी किस में से आएगा? ए में से, और बी भी किस में से आएगा? ए में से। ठीक है, अब देखिए ए बी की बहन है तो ये भी लड़का हुआ और ये भी लड़का हुआ। अब ये दोनों लड़के हुए तो ए बी की बहन कैसे होगी? बहन नहीं होगी। तो आर आर क्या हो गया? 5। तो ये क्या हो गया? एक रिक्त संबंध हो गया। दूसरा देखते हैं अपन, इसी के अंदर दूसरा है आर डैश दिया हुआ है, आर डैश इसमें है ए बी, ए व बी इस प्रकार से है, ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर एक चीज देखनी है अपन को कि ए भी किस में से आएगा? ए में से, और बी भी किस में से आएगा? ए में से। इस ए से ए में डिफाइन नहीं है, मैंने आपको समझाया ए से बी में डिफाइन होगा कोई संबंध, और उसके अंदर ए से ए में डिफाइन कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ए है ना वो ए से ए में डिफाइन कर लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने ए से बी में डिफाइन किया था ना 1 2 3 4, वैसे आप ए से ए में डिफाइन कर लो कोई रिलेशन, ए से ए में डिफाइन कर लो आप। ठीक है, अब इसके अंदर वही चीजें आएंगी जो मैंने उसमें बताया। मैंने क्या कहा था आपको कि आर उपसमुच्चय होगा या सार्वत्रिक समुच्चय होगा ए क्रॉस, सॉरी उपसमुच्चय होगा या सार्वत्रिक संबंध होगा किसमें? ए क्रॉस बी का। लेकिन यहाँ पे बी नहीं है तो यहाँ पे क्या है? ए। ठीक है, ए क्रॉस ए हो जाएगा। यदि ये सिचुएशन आए कि आर बराबर 5 आए तो ये क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। यदि ये सिचुएशन आए कि R बराबर A क्रॉस A आए तो ये क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, यदि हाँ, और एक चीज और है, A से A में संबंध, हम बोलेंगे कि A में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर NA और NB, ये 4 चीजें आ जाएगी। वही A से B में है, A से A में, ये यहाँ पे कोई संबंध डिफाइन करा रहा है, तो ए से बी में भी ये 4 चीजें आप याद रख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट के अंदर अलग से आपको बता दिया है। अब ये देखिए आप कि आर डैश संबंध कोई इस प्रकार से है कि ए बी और ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखिएगा 3 मीटर कितना होता है? स्कूल छोड़ रहा हूँ मैं एक बार, मेरा दुनिया, दुनिया के अंदर सबसे लंबा आदमी कितना हो सकता है? अपन मानते हैं 9 फीट। ठीक है, 9 फीट का तो कोई होता भी नहीं है वैसे, अपन मानते हैं 9 फीट। और सबसे बोना अपन मानते हैं 1 फीट, 1 फीट का भी कोई नहीं होता, लेकिन अपन मान रहे हैं 1 फीट। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 फीट। दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 फीट। ठीक है, लेकिन 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो 3 मीटर में कितना हुआ? 3 मीटर में हो गए 9.246 8 3 24 7 8 8 4
फीट। अब 3 मीटर मतलब 9.84 फीट। अब अपन ने ए से दो व्यक्ति माने हैं जिनकी हाइट इतनी होती नहीं है, 9 फीट का कोई आदमी नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन ने मानी है कि 9 फीट का कोई आदमी है। 1 फीट किसी व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, फिर भी अपन ने माना कि कम से कम 1 फीट का कोई आदमी है। उनके भी बीच का अंतर कितना आ रहा है, 8 फीट, लेकिन 3 मीटर कितना हो रहा है, 9.84 फीट। मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1.84 फीट इससे ज्यादा हो रहा है। अब अपन सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल की, सिर्फ इस स्कूल की। अब स्कूल में बालकों की जो लंबाई है, बालकों की जो लंबाई है उनकी, उनमें अंतर कितना होगा, 3 मीटर से कम ही होगा, 9.84 फीट से तो कम ही होगा। क्योंकि अपन ने बात की दुनिया में सबसे लंबे और सबसे बौने आदमी की, लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चों की। तो यहाँ पे 3 मीटर से कम होगा तो आर डैश भी क्या आएगा, 1 × a के बराबर। आर डैश भी क्या आएगा, 1 × a के बराबर। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर सभी बालकों की लंबाइयों में 3 मीटर से तो कम ही होगा। बालकों में यानी टीचर्स के अंदर भी 3 मीटर से कम ही लंबाइयों में डिफरेंस होगा। तो आर डैश क्या आएगा, 1 × a के बराबर। तो यहाँ पे आर डैश क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक संबंध आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपन देखेंगे तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, अब अपन देखते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है? कोई संबंध, तत्समक संबंध, कोई संबंध लिख देता हूं मैं, कोई संबंध तत्समक संबंध तब कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय लिखना है यहाँ पे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंध रखे। ठीक है, अब देखो तत्समक संबंध की परिभाषा क्या होती है। कोई संबंध तत्समक संबंध तब कहलाएगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंध रखे। जैसे 1 2 3 और 4, कोई रिलेशन ए से ए में, कोई संबंध ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है कि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 4 से है। सिर्फ और सिर्फ खुद से ही संबंध रखना चाहिए, खुद के अलावा किसी और से संबंध नहीं रखना चाहिए। अब इसको हम सूची विधि के अंदर लिखें तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 आएगा। खुद सॉरी 4 4 ही आएगा, 5 5 6 6 से आगे 4 4, मतलब खुद से ही संबंध रख रहा है। तो ये क्या होगा, तत्समक संबंध होगा। अब आएगा स्वतुल्य संबंध। अब मैं बोल देता हूँ इसकी परिभाषा, आप लिख देना। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें, या फिर कोई संबंध स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से तो संबंध रखता ही रखता है, वो किसी और से भी संबंध रख सकता है। देखिए जैसे यदि A belongs to A है, यदि A belongs to A है तो A और A किस में आएगा, R के अंदर। A और A किस में आएगा, R में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, नहीं इसको रहने दो, अपन अलग लेंगे। 1 2 3 4, और A है
1 2 3 4 कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 4 से। ठीक है, अब इसके अंदर 1 से अधिक से भी कोई अवयव संबंध रख सकता है। जैसे अब इसमें क्या आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 और 3। ठीक है, अब देखिए खुद से तो संबंध रखेगा ही रखेगा, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो तो कंपलसरी है इसके अंदर। ये जो कंडीशन है वो तो होनी ही चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो मतलब वो संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। और ये जो कंडीशन है वो है ऑप्शनल। ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भी जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होनी कंपलसरी है, खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है। अब अगर अपन इस संबंध की बात करें, अब अगर हम इस संबंध की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला, तत्समक संबंध में कोई भी समुच्चय के अवयव खुद से ही संबंध रखेंगे, दूसरे अवयव से संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन इसके अंदर दूसरे अवयव से संबंध रख सकता है। अब मैं बोलूं क्या ये संबंध स्वतुल्य संबंध है, तो हम कहेंगे हाँ ये संबंध भी स्वतुल्य संबंध है, ये संबंध भी स्वतुल्य संबंध है और ये तत्समक संबंध भी है, क्योंकि जो कंडीशन अपन को कंपलसरी है वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहीं पे आपको नोट लिखा दूं, मैंने इसीलिए एक बार में आपको समझाने की कोशिश की है कि सभी स्वतुल्य संबंध सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं। देखिए तत्समक संबंध ये है और स्वतुल्य संबंध में ये है, ये कंडीशन कंपलसरी है जो कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन स्वतुल्य संबंध में ये कंडीशन ऑप्शनल है जो कि आ सकती है लेकिन इसमें नहीं आएगी। ये कंडीशन आते ही ये तत्समक नहीं हुआ, लेकिन तत्समक में तो सिर्फ ये ही कंडीशन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है सदैव, हमेशा स्वतुल्य संबंध होता है, परंतु स्वतुल्य संबंध सदैव तत्समक संबंध हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है, तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध हमेशा होगा, लेकिन स्वतुल्य संबंध हमेशा तत्समक संबंध हो ये जरूरी नहीं है। अब सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर ये दोनों बराबर होंगे, वो भी कौन सी कंडीशन है, तत्समक संबंध वाली कंडीशन है, क्योंकि तत्समक संबंध वाली कंडीशन स्वतुल्य के लिए भी लागू होती है। तो अपन उसके लिए ये भी बोल सकते हैं कि जो स्वतुल्य संबंध है वो तत्समक संबंध के बराबर है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तत्समक संबंध है वो स्वतुल्य संबंध के बराबर है, क्योंकि ये कंडीशन दोनों के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। स्वतुल्य हो गया, सम्मित संबंध देखना अपन को, सम्मित संबंध। अब अपन देखेंगे सम्मित संबंध, ये मैं हटा दूं, नोट कर लीजिएगा। सम्मित संबंध सम्मित संबंध क्या होता है ये देखना।
कोई संबंध सम्मित संबंध तब कहलाएगा जब A belongs to A, एक मिनट, कोई संबंध सम्मित तब कहलाएगा जब A belongs to A और B belongs to A, क्योंकि A से A में परिभाषित है सम्मित संबंध। जो तत्समक संबंध है, सम्मित संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, वो हमेशा A से A में परिभाषित होते हैं। तो A भी A से होगा, B भी A से होगा, लेकिन A और B होंगे R में और B और A भी होना चाहिए R में। अगर A से संबंध रखता है, B भी A से संबंध रखता है, तो A और B और A दोनों किस में होने चाहिए? R के अंदर। जैसे A बराबर अपन को दिया है 1 2, A बराबर 1 2 दिया है और R बराबर अपन को दिया है 1 2 2 1। तो देखिए A यहाँ पे क्या है 1 और B यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। तो A और B किस में है? R में, और B और A भी किस में है? R में। तो ये क्या है? सम्मित है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि A बराबर 1 2 और 3 दिया हो, सॉरी ये कहाँ पे आएगा इस पे, ठीक है, 1 2 और 3 दिया हो और कोई संबंध इस प्रकार हो कि 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1, तो क्या ये सम्मित होगा? तो देखिए A भी A से कर रहा है, B भी A से बिलोंग कर रहा है और C भी A से बिलोंग कर रहा है, लेकिन A और B भी R में है, B और A भी R में है, लेकिन A और C और A तो इसमें है, लेकिन A और C इसमें नहीं है। A और C does not belongs to R, तो ये सम्मित नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं होगा। हाँ, अगर ये दे ही नहीं रखा होता, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 दे ही नहीं रखा, अगर यहाँ पे 3 भी होता ना, और यहाँ पे A B और B A दे रखा है, ठीक है, तो ये सम्मित नहीं हो, तो ये सम्मित होता, क्योंकि वो अपन को दे ही नहीं रखा। यहाँ पे दे रखा है, C A दे रखा है, लेकिन A C नहीं दे रखा, तो ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट बचा अपना संक्रामक। संक्रामक संबंध, कोई संबंध संक्रामक संबंध तब कहलाएगा जैसे संक्रमित रोग नहीं होते थे, आपने 10th में पढ़ा होगा कि संक्रमित रोग है वो हाथ छूने से फैलते हैं, सेम वही कंडीशन है। कोई संबंध संक्रामक संबंध तब कहलाएगा जब A belongs to A, B belongs to A और C belongs to A, ठीक है। A भी A से बिलोंग कर रहा है, B भी A से और C भी A से बिलोंग कर रहा है, तो A और B किससे बिलोंग करेगा? R से। B और C भी किससे बिलोंग करना चाहिए? R से, तो उसमें A और C भी किससे बिलोंग करेगा? R से। ध्यान रखना, सम्मित के अंदर A और B R से बिलोंग कर रहा था, तो B और A R से बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे A B था तो वहाँ पे B A था, लेकिन संक्रामक में ऐसा नहीं है। संक्रामक में क्या है? A भी R से बिलोंग कर रहा है, B C R से बिलोंग कर रहा है, तो A और C भी किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, A बराबर 1 2 और 3, कोई संबंध इस प्रकार से दे रखा है 1 2
2 3 और 1 3। अब देखिए ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। सी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है। अब देखिए ये है ए बी, आर से बिलोंग कर रहा है। बी ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। सॉरी, बी और सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो ए और सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो क्या ये संक्रामक है, हाँ जी ये संक्रामक है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ए है 1 2 3, ये दे रखा है अपन को ए, और कोई रिलेशन R1 इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि 1 2 2 1 और 1 1। क्या ये संबंध संक्रामक संबंध है, सोचिए थोड़ा। अब बहुत से कहेंगे हाँ जी संक्रामक संबंध है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा ए और ये रहा सी। लेकिन नहीं जी, यहाँ पे ये ए क्या है, ए ही है, और यहाँ पे ए और ए ही आ गया। ये संक्रामक नहीं है। इसका मैं एक और तरीका बताऊं, ये ए सी वाली कंडीशन आती है यहाँ पे, ना कि ए ए वाली कंडीशन आती है। और यहाँ पे ए बी और बी ए है, मतलब ये सम्मिलित हो सकता है लेकिन संक्रामक नहीं हो सकता। देखो आपने 11th क्लास के अंदर सूची विधि पढ़ी थी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि अवयवों को हम क्रम बदल कर लिख सकते हैं, अवयवों का क्रम बदल सकते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे अवयवों का क्रम बदलूं इसको समझने के लिए, 2 1 1 2 और 1 और 1। अब देखिए ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। यहाँ पे ये रहा बी, और इसको मान लो सी मानूं, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 और 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 और 1। तो क्या ये अब हुआ क्या संक्रामक, नहीं ये अब संक्रामक नहीं हुआ। इसके अंदर 2 कंडीशन बन रही है। जैसे ये अगर 2 1 है ना, तो यहाँ पे बन रहा है 1 और 2, और 1 और 2 बन रही है ना कंडीशन, हाँ। और यहाँ पे बन रहा है 2 1 और 1। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आएगा 2 1, ये भी नहीं, ये संक्रामक नहीं होगा। मैं इसका क्रम यहाँ पे लगा दूं, इसको यहाँ पे लगा दूं, 2 1 के साथ 1 2 तो है ही यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो 1 1 आ गया ना, 2 1 नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पे 2 2 नहीं है तो ये भी संक्रामक नहीं होगा। और अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 1 और 2 के साथ 2 1 और 1 और 1 लगाऊं, 2 1 और 1 1 लगाऊं ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 जो कि इसमें है, तो ये संक्रामक हो जाएगा। और इसके अंदर मैं लगाऊं 1 और 2 के साथ 1 और 1, तो ये भी संक्रामक यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन संक्रामक की भी एक कंडीशन होगी कि अगर हमें एक बिंदु भी ऐसा मिला जहाँ पर ये सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो संक्रामक नहीं होगा। और वो अपन को यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे अपन को वो बिंदु मिल चुका है जो संक्रामक की जो सिचुएशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अब आपको आया समझ में। बी और सी होना चाहिए, बी और ए नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ए दे रखा है, और यहाँ पे ए और सी आएगा, ए और ए नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछूं आपसे यहीं पे, जैसे मान लो कोई रिलेशन अपन को ऐसे दे रखा हो, r बराबर 1 और 2। ठीक है, कोई रिलेशन 1 और 2 दे रखा है, तो अब ये बोलेंगे कि क्या ये संक्रामक है, क्या ये संक्रामक है क्या। अब अपन देखेंगे कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, a और b बिलोंग्स टू r, b और c बिलोंग्स टू r, और a और c बिलोंग्स टू r। लेकिन इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसके अंदर तो सिर्फ एक चीज दे रखी है, a और b, सिर्फ और सिर्फ a और b दे रखा है, इसमें b और c नहीं दे रखा ना। अगर अगले ने दे नहीं रखा तो अपन को चेक भी नहीं करना, अपन सीधा सीधा क्या बोल देंगे, r बराबर 1 और 2 क्या है, संक्रामक है। क्या बोल देंगे, r बराबर 1 और 2 क्या है, संक्रामक है। अपन को अगर b और c की कंडीशन ही नहीं दे रखी है, तो अपन a और c कहाँ से देखेंगे r के अंदर,
यहाँ पे सिर्फ ए और बी दे रखा है, बी और सी नहीं दे रखा, तो अपन सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि ये क्या है, संक्रामक है। तो आज 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 आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपको संबंध के बारे में बता दिया, संबंधों के प्रकार बता दिए, स्वतुल्य संबंध बता दिया, तत्समक संबंध बता दिया, सम्मित संबंध बता दिया, संक्रामक संबंध बता दिया। अब अगली क्लास के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतनी देर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए HFM क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए।